दूसरे लोग आके कबाड़ा फेंकते हैं और गांव के लोगों में इतनी भी अकल नहीं है कि वो विरोध करें। जल संरक्षण करना है, भूगल जल को बचाना है तो तालाबों को बचाना होगा, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन है नहीं। कई बार जल की बर्बादी को देख करके आंखों में आंसू आ जाना, तो इससे सिर्फ ठेकेदारों की कमाई होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। नमस्कार, मैं पंकज पाराशर एक बार फिर एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर हम लोग आपके सामने हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। वैसे तो सामान्य रूप से पर्यावरण की बात प्रत्येक दिन होनी चाहिए, लेकिन इस भागदौड़ भरी जिंदगी में प्रत्येक व्यक्ति पर्यावरण को तो पल पल नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन पर्यावरण सुधारने के लिए बहुत चुनिंदा लोग हैं जो सोचते हैं और काम करते हैं। ऐसे ही दो लोगों को मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं, जो पिछले लंबे अरसे से दिन रात पर्यावरण सुधारने और पर्यावरण के बिगड़ने पर अपनी चिंताएं व्यक्त करते रहते हैं। मेरे साथ हैं ग्रेटर नोएडा के गांव खेड़ी भनोता के निवासी विक्रांत तोंगड़ और डाढ़ा गांव के रहने वाले रामवीर तंवर। दोनों बेहद युवा और अनुभवी एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हैं। खास बात यह है कि इनके अनुभव से न केवल मैं प्रभावित हूं, बल्कि देश और दुनिया की तमाम बड़ी संस्थाएं और भारत सरकार भी प्रभावित हैं। तो स्वागत है विक्रांत और रामवीर, आप दोनों भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है ट्राई सिटी टुडे के इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद भैया। तो विक्रांत, सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम आप ही के साथ। मुझे याद आता है कि जब मैं अमर उजाला में हुआ करता था तो आपकी मेरी मुलाकात हुई एनवायरमेंट ही एक मुद्दे को लेके। तो मैं जानना चाहूंगा, मैं तो पता है मुझे, मैं जो व्यूअर्स हैं मैं उनके लिए आपसे निवेदन करूंगा कि बताएं कि ये यात्रा आखिर शुरू कैसे हुई। सबसे पहले ट्राई सिटी टुडे का हम धन्यवाद करना चाहेंगे पंकज भाई, आपकी पूरी टीम को इसके लिए धन्यवाद कि इतने गंभीर विषय के ऊपर विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण के बारे में लोगों को जागरूक करना, ये एक मीडिया समूह के लिए एक तरह से बहुत अच्छा कदम है। अगर मीडिया समूह जन जागरूकता में पर्यावरण के प्रति लोगों को जोड़ने में अगर सहयोग दे तो उम्मीद है कि पर्यावरण का जो संकट है, जो ग्लोबल वार्मिंग का संकट है, उससे हम उबर सकते हैं, क्योंकि इसमें जागरूकता बहुत आवश्यक है। पंकज जी, जहाँ तक आपने जिक्र किया कि पर्यावरण का आंदोलन किस तरह शुरू हुआ, तो हम लोग पिछले 10 वर्ष से इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। 2010 में हमने इसको शुरू किया और शुरुआत इसीलिए हुई क्योंकि जिस क्षेत्र में हम लोग निवास करते हैं, जिस क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूं, जहां मेरा बचपन बीता है और जहां आज भी मैं रहता हूं, वहां पर मैंने देखा 2006-07 और जब हम कॉलेज के दिनों में 2009-10 तक काफी महसूस किया कि किस तरह से हमारा पानी जो है वो एक तरह से जल स्तर घटता जा रहा है, भूजल में काफी गिरावट आ रही है। इसके अलावा ग्रीनरी कम होती जा रही है विकास के नाम पर, जबकि सस्टेनेबल मॉडल की परिकल्पना यूएन कर चुका है कई दशक पहले, फिर भी हमें जमीन पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं दिख रहा था। तमाम पेड़ काटे जा रहे थे, भूजल में भारी गिरावट थी, घर घर में समरसेबल आ गए थे और तालाब हमारे सूखते और दिखाई देने बंद हो रहे थे। तो उस दौरान हमें लगा कि हम पर्यावरण के लिए जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, एक युवा की जो जिम्मेदारी है, एक छात्र की जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के लिए, उसे पूरा करना चाहिए। क्योंकि पंकज भाई अध्ययन से जुड़े रहे थे तो जो तमाम विचारक थे, जो तमाम विभूतियां हैं विश्व स्तर की, हमारे राष्ट्रीय स्तर की, विवेकानंद, तमाम इस तरह की पर्सनैलिटीज को बचपन से ही पढ़ना शुरू किया, क्योंकि घर में एक लाइब्रेरी थी तो गांव के और लोग भी आते थे पढ़ने। नेहरू युवा केंद्र संगठन की एक लाइब्रेरी थी जो ग्रामीण लाइब्रेरी का कंसेप्ट था उस दौरान। तो कहीं ना कहीं इन विचारकों को पढ़ा, पर्यावरण के बारे में पढ़ा, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अध्ययन किया कम उम्र में। तो उसी वजह से जब ये चीजें हमने समाज में देखी तो मुझे ये एक तरह से प्रभावित कर रही थी। और कई बार जल की बर्बादी को देख करके आंखों में आंसू आ जाना, तो पता नहीं कैसे एक इमोशनल अटैचमेंट हो गया पंकज जी, मैं इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ। और इस विषय से मेरा भावनात्मक जुड़ाव है। तो पता नहीं कब ये भावनाएं अंकुरित हुई और कैसे इसको एक आंदोलन बना लिया और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा अभी तक। और बीच बीच में आप जैसे साथियों का और तमाम टीम का हौसला बढ़ाने का जो प्रयास रहा, शायद उस वजह से हम लोग यहाँ तक
पहुंच पाए? मैं आप लोगों को बता दूं कि भूगर्भ जल संरक्षण के क्षेत्र में विक्रांत ने बहुत आउटस्टैंडिंग काम किया। विक्रांत की कई याचिकाएं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में माइलस्टोन जजमेंट के साथ पास हुई हैं और हाल ही में इसी साल विक्रांत को भारत सरकार के जल संसाधन विकास मंत्रालय ने सम्मानित भी किया। अब मैं चलूंगा रामवीर तंवर के पास। पौंड मैन के नाम से रामवीर ने भी अपना नाम स्टेब्लिश किया है। न केवल गौतम बुद्ध नगर बल्कि आसपास के जिलों में, दिल्ली एनसीआर में तालाबों के सुधार के लिए बहुत अच्छा काम रामवीर ने किया है। तो रामवीर, पहला सवाल जो ओपनिंग क्वेश्चन मेरा आपसे भी होगा वो यही होगा कि कैसे ये बात दिमाग में आई कि हमें इस दिशा में काम करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए पंकज जी, तालाबों का बारे में ये आंदोलन शुरू नहीं हुआ था बिल्कुल भी। ये आंदोलन था सिर्फ लोगों को, बच्चों को जागरूक करने के लिए। लेकिन आंदोलन करते करते, जागरूकता अभियान चलाते चलाते पता चला कि जल संरक्षण तब तक पूरा नहीं हो सकता या उसकी तब तक लोगों को महत्वता नहीं पता चलेगी जब तक उनको तालाब के बारे में डिस्कस ना किया जाए। तो हर डिस्कशन के बाद सिर्फ यही निकल के आया कि तालाब सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है आज भी जल संरक्षण के लिए। और अगर जल संरक्षण करना है, भूगल जल को बचाना है, तो तालाबों को बचाना होगा, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन है नहीं। तो एक तो जल चौपाल के माध्यम से गांव-गांव में लोगों को इकट्ठा करके उनको समझाना, उनसे पॉइंट लेना कि किस तरह से भूगर्भ जल का जो जल स्तर है वो गिरता जा रहा है, पहले कितना था, अभी क्यों इतना है और इसके क्या क्या कारण है, और तालाबों की स्थिति इतनी दयनीय क्यों है गांवों में कि जहां गांव में लोग घुसते थे तो तालाब उनका स्वागत करता था, एक सुंदर तालाब। अभी गांव के लोग, कोई बाहर से आता है तो वो नाक पे कपड़ा रखने के लिए मजबूर है तालाब के आसपास से जाने के टाइम पे, क्योंकि वो तालाब आज कूड़ाघर बन गए हैं, डंपिंग ग्राउंड बन गए। तो उन तालाबों को फिर से कूड़ाघर से निकालकर तालाब बनाने में, और जो जिस पर्पज के लिए वो तालाब बनाए गए थे, जल संरक्षण के लिए, मत्स्य पालन के लिए और भी बहुत सारे चीजों के लिए वो पाले गए थे, तो उस तरह से उन तालाबों को फिर से उसी स्थिति में पहुंचाया जाए कि वो लोगों के काम आ सके, कृषि के लिए, सिंचाई के लिए और भी और महत्वपूर्ण है कि जल संरक्षण वो कर सकें। तो उसी के साथ ये चीजें शुरू हुई धीरे धीरे, और अपने आसपास के गांव से शुरू हुई है। लेकिन आज ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तो एक एनजीओ के माध्यम से हम ऑल ओवर इंडिया में तालाबों को बचाने का काम कर रहे हैं। नए तालाब बनाने के साथ साथ जो पुराने तालाब डंपिंग ग्राउंड बन गए उनको फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। सही कहा रामवीर। महात्मा गांधी ने यही परिकल्पना की थी कि, मतलब आश्चर्य इस बात का है कि आज से करीब करीब 100 साल पहले बापू ने पर्यावरण को लेकर चिंता जाहिर की, जबकि वो समय ऐसा था कि जब तक ना तो यूएन आया था, ना एनवायरनमेंट को लेकर कहीं कोई आंदोलन चल रहा था, और ना पर्यावरण इतनी बुरी सिचुएशन में, क्या मतलब मैं कहता हूं कि उस समय तो पर्यावरण का कोई नुकसान ही नहीं था। लेकिन शायद वो 100 साल पहले ये भाप गए थे कि आने वाले समय में हम लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और आज हम देख रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर, जितने भी हमारे देश के महानगर, क्या पूरी दुनिया के महानगर हैं, साल में कम से कम 4 महीने 5 महीने तो हम लोगों को एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है हजार तक झेलना पड़ रहा है। तो फिर मैं वापस एक बार फिर विक्रांत के पास आता हूं। विक्रांत, इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाई राइज बिल्डिंग्स, इन सब ने भूगर्भ जल को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। मैंने देखा है तुम्हारी इसके लिए बहुत पिछले 1 दशक से तुम इसको लेकर लड़ाई भी लड़ रहे हो, लेकिन कितना बचाने में कामयाब हुए? कारण उसका क्या है कि लगातार भूगर्भ जल का तो स्तर लगातार गिरता ही जा रहा है ना। जी पंकज जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया, क्योंकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण जिस तरह से शहर बसा रहे हैं, और ये देश ही नहीं, ये दुनिया के बड़े शहरों में शुमार हो चुके हैं एक तरह से। तो यहाँ पर घनी आबादी का दबाव भी है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर लोड भी है, जैसा आपने बताया औद्योगिकरण है, बिल्डर
की बहुत सारी सोसाइटीज आ रही हैं, तो जल संकट होना यहाँ लाजमी था। लेकिन इस जल संकट को रोका जा सकता था अगर हमारी पॉलिसी बनाने वाली एजेंसीज या जो इम्प्लीमेंटेशन वाली एजेंसी जो विकास प्राधिकरण है, जिला प्रशासन है, अगर वो समय रहते इस पर इफेक्टिव कदम उठाते। तो जहां तक प्रयासों के सफल होने की बात है या प्रयासों की बात है, तो पंकज जी, जैसा आपने जिक्र किया इस इंटरव्यू के दौरान ही कि जब आपसे मेरी मुलाकात हुई थी पहली, जब आप अमर उजाला में थे, जैसा आपने बताया, तो मैं तब भी इसी मुद्दे को लेकर के मिला था और आज भी हम उस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। कुछ सफलताएं भी मिली है, कुछ काम अभी होना बाकी है। तो 2010-11 में जब हम लोगों ने इस पे काम शुरू किया था, उस दौरान भी लगभग 500 के करीब बिल्डर्स थे, जो बड़े बिल्डर्स है। छोटे मोटे इधर उधर जो अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उनकी तो कोई गणना ही नहीं है, लेकिन 500 मेजर कंस्ट्रक्शन साइट थी हमारे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, जिनमें वर्ल्ड की सबसे ऊंची इमारतों में जो शुमार है वो भी है, हर तरह का। तो ये जो कंस्ट्रक्शन साइट थी, ये सभी भूजल का उपयोग कर रही थी, ग्राउंड वाटर का, जबकि ग्राउंड वाटर हमारी गुल्लक की तरह है। जब हम छोटे थे हमने ये चीज सीखी है, आपने भी सुना होगा, सीखा होगा, तमाम बच्चे सीखते हैं कि जो हमारी गुल्लक होती है, जो बचपन में हम अपने पैसे इकट्ठे करने के लिए रखते हैं, उसमें लगातार पैसे डालते हैं, और जब हमें बहुत ज्यादा विशेष जरूरत होती है, जब कहीं से कोई धन की प्राप्ति नहीं होती है, तो बच्चा तब उस गुल्लक को, या फिर भर जाए वो, तब वहां से हम पैसे निकालते हैं। लेकिन जो ग्राउंड वाटर है वो हमारी गुल्लक की तरह है। लेकिन हमने क्या किया कि 500 के करीब जो मेजर कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, जो बिल्डर्स के जो प्रोजेक्ट्स थे, उनमें हमने सबसे पहले शुरुआत जो पानी निकालने की करी वो ग्राउंड वाटर से करी। जबकि होना यह चाहिए था कि जो हमारे शहर में एसटीपी लगे हुए हैं, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, जिनका काम पूरे शहर के गंदे पानी को शोधित करके नदी नालों में डालना है, उस पानी से कंस्ट्रक्शन होना चाहिए था। तो पंकज जी, ऑफिशियल रिकॉर्ड ये बताते थे, और आज भी इसमें और चिंताजनक स्थिति होती जा रही है कि 2 मीटर प्रति वर्ष की दर से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भूजल नीचे जा रहा है, जो कि गैर वैज्ञानिक है, जो कि असामान्य है। 2 मीटर हर वर्ष पानी नीचे जाने का मतलब है कि बहुत चिंताजनक स्थिति है, अलार्मिंग से भी ऊपर जा रहे हैं। तो हमें मजबूरन, पहले तो हमने खूब चक्कर काटे, जिला प्रशासन प्राधिकरण में तमाम मीटिंग्स हुई, तमाम सुझाव दिए, कुछ काम हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर मजबूरन पंकज जी, हमें, जैसा कि आपकी जानकारी में है, एनजीटी जाना पड़ा। पहले हम हाईकोर्ट गए, इलाहाबाद हाईकोर्ट, वहां से हमें कोई उचित रिलीफ नहीं मिला। फिर हम एनजीटी गए और एनजीटी ने 11 जनवरी 2013 को एक लैंडमार्क जजमेंट दिया, जो कि देश में अपने आप में पहली बार ऐसा जजमेंट था पानी के लिहाज से, कि कोई भी बिल्डर अंडरग्राउंड वाटर यूज नहीं करेंगे कंस्ट्रक्शन के लिए। तो फिर उनके सामने एक चिंता खड़ी हो गई, क्योंकि डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है। तो उन्हें सुझाव आया कि एसटीपी का ट्रीटेड वाटर लेंगे, तो एसटीपी के ट्रीटेड वाटर से कंस्ट्रक्शन होना है। और आज वही चीज जेवर एयरपोर्ट के लिए भी लागू की जा रही है। जेवर एयरपोर्ट के लिए जो पानी चाहिए कंस्ट्रक्शन के लिए, वो एसटीपी से जाएगा थ्रू टैंकर, या फिर वो गंगा वाटर लेंगे। तो पंकज जी, ये कुछ सफलता रही, लेकिन आज भी करप्शन के चलते चिंताजनक ये है कि हमारे जिले के तालाब भी सूखते हुए चले गए। तो तालाबों की तरफ भी काम करना आवश्यक था। तो जिला प्रशासन के साथ या कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से हम लगातार तालाबों के रिवाइवल के लिए भी प्रयासरत हैं, और तमाम संस्थाएं या कॉर्पोरेट भी इसमें लगे हुए हैं। हमारे जिले में 700 के करीब तालाब हुआ करते थे रेवेन्यू रिकॉर्ड में पंकज, लेकिन आज आप देखेंगे मौके पे मुश्किल से 300 तालाब ऐसे हैं जो देखने में तालाब जैसे लगते हैं। बाकी के ज्यादातर तालाबों पर अतिक्रमण हो गया है, या वो कूड़ेदान में कन्वर्ट हो गए हैं, या हाई राइज बिल्डिंग बन गई है, स्कूल कॉलेज मॉल बन गए हैं, हॉस्पिटल बन गए हैं। तो कहने का मतलब है कि कुछ तालाबों को रिवाइव करके हम लोगों ने प्रयास किया है कि भूजल को वापस लाया जा सके, भूजल को रिचार्ज किया जा सके, और अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं। तो पंकज जी, इसमें काफी चीजें चल रही हैं, और भी तमाम संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन इसको बड़े लेवल पर करने की आवश्यकता है। रामवीर, हमेशा एक बात होती है, क्योंकि तुम्हारा काम जो है वो एकदम हार्डकोर गांव से बिलोंग करता है। गांवों में तालाब जो है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मैं ये जानना चाहता हूं कि पब्लिक का सहयोग कितना है, क्योंकि जब तक कोई मूवमेंट, कोई आंदोलन, कोई सुधारवादी कदम सफलता की तरफ नहीं बढ़ता, जब तक कि आम आदमी का उसके अंदर सहभागिता ना हो। सरकार ने पैसा दिया, सीएसआर से हमें पैसा मिला रामवीर, और हमने जो एक तालाब साफ कर दिया, उस तालाब को हम कितने दिन मेंटेन करेंगे?
आप एक रिमोट से उसको कितने दिन चला पाएंगे, साफ रख पाएंगे, जब तक कि वहां का जो रेजिडेंट है, जो लोकल वहां के ग्रामीण है, उसको संरक्षित ना करें। तो ये जो चुनौतियां हैं, इनके ऊपर पार पाने की आप लोगों की क्या प्लानिंग है? हाँ बिल्कुल पंकज जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि देखो कुछ तालाब जिले के ऐसे हैं जिनको अथॉरिटी या जिला प्रशासन हर साल साफ करता है। हर साल उन पे 20-25 लाख रुपए खर्च होते हैं और वो अगले साल तक फिर से उन्हें वैसे ही मिलते हैं। इससे सिर्फ ठेकेदारों की कमाई होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। अभी भी अथॉरिटी कुछ तालाबों को साफ करवा रही है और जैसा गांव वाले बताते हैं कि वो जाते हैं और 3-4 घंटे के लिए फोटो खिंचवाते हैं, रिकॉर्ड में लगाते हैं और वहां से चले जाते हैं। तो इस तरह से भी तालाब जिले में साफ किए जाते हैं और इनका एक तरह से हर साल ठेकेदारों के लिए रिवेन्यू जनरेट करने के काम आते हैं। उनको 1 घंटे के लिखा के 1 साल तक की जेसीबी का खर्चा उनको दे दिया जाता है। लेकिन आपका क्वेश्चन है कि हम जो जिस तरह से कर रहे हैं कि तालाबों को 360 डिग्री पूरा रिवाइव करने के बाद ऐसा क्या सॉल्यूशन है कि उसको फिर से 2-4 साल 5 साल तक उसको रिवाइव ना करना पड़े। तो इसके लिए देखो, पहले हमने भी बहुत सारी गलती की थी और हमसे भी बिल्कुल ऐसा हुआ है कि हमने शुरुआत में कुछ तालाब रिवाइव किए थे और वो अगली 2 साल बाद फिर से उसी कंडीशन में पहुंच गए थे। क्योंकि आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं, लोगों के अंदर से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते कि आज से वो कूड़ा डालना बंद कर देंगे। दूसरी चीज, ग्रेटर नोएडा में जमीन की कीमतें बहुत ज्यादा है। अगर कोई तालाब की 100 गज जमीन को भी कब्जा कर ले तो मतलब उसके 10 लाख रुपए पूरे हो गए। ऐसी मत में किसी, आप चाहे वो पंकज पराशर जाके अवेयर कर ले, रामवीर तंवर जाके अवेयर कर ले, किसी की अवेयरनेस का कोई फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि 10 लाख रुपए की बात है जहाँ 20-20 हजार रुपए में लोग एनकाउंट मार दे रहे हैं। तो ये भी एक चीज है कि लोगों को देखो अवेयर करना एक ही लिमिट तक कर सकते हैं। अगर इसी को हम इमेजिन करके देखें, हमारे और आपके घर के पास एक तालाब हो तो हम कितना टाइम अपनी दिनचर्या में से उस तालाब के लिए दे पाएंगे। हम ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि तालाब में जाके कूड़ा नहीं डालेंगे डायरेक्टली, या अपने जो घर से कूड़ा निकलने वाले हो उसको सही से निस्तारण करके इधर उधर ग्रेट नोएडा अथॉरिटी को देंगे। लेकिन हम लोगों से ये उम्मीद करें कि वो जो है डेली 3-4 घंटे निकालें और तालाब की सफाई करें, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता और वो लगता भी नहीं है पॉसिबल। इसके लिए हमने 2 सॉल्यूशन प्रैक्टिस से जो हमारा निकला है, बेस्ट प्रैक्टिस से, एक तो ये कि हम तालाब को, ऐसा नहीं है कि जाके एक गांव ढूंढा और वहां पे तालाब साफ करना शुरू कर दिया, गांव वालों को पता ही नहीं कि कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब हो गया तालाब साफ। हम वहां पे 1 महीने से पहले से जल चौपाल लगाना शुरू करते हैं ताकि हर एक गांव वालों को पता चले कि ये तालाब साफ होने वाला है। दूसरा, गांव वालों को मोटिवेट करते हैं कि वो भी हमारे साथ साथ श्रमदान करें। देखो, वो कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिनको जेसीबी या प्रोक्लेन मशीन या डंपर ही कर सकती है। हम उनको, गांव वालों को ये नहीं बोल सकते कि आप इसमें बहुत गहरी खाई है और तालाब में उतर जाइए, क्योंकि उनकी भी जान मान को नुकसान हो सकता है, या हम भी खुद नहीं उतरते हैं। तो जो मशीन करेगी वो मशीन का काम है। दूसरा, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे हैं, पेड़ लगाने में श्रमदान कर सकते हैं गांव वाले, उसमें उनको जागरूक करना तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है ही। दूसरा, उसमें साफ सफाई में श्रमदान कर सकते हैं। तो उनके श्रमदान, जब बच्चे देखते हैं कि हमारे पापा, अंकल, दादा तालाब की साफ सफाई में श्रमदान कर रहे हैं तो उनकी भी थोड़ी शर्म आती है उनको भी। वो भी अगली बार कूड़ा डालते टाइम थोड़ा सा हिचकिचाते हैं और उनका थोड़ा सा तालाब के साथ लगाव हो जाता है। देखिए, तालाबों के साथ गांव वालों का लगाव करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज तो तालाब ठेकेदार भी साफ करते हैं, तालाब हम भी साफ करते हैं, और दोनों में यही अंतर है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। हम चाहते हैं कि उसके साथ साथ पर्यावरण संरक्षण भी हो, आसपास पेड़ भी लगे और गांव वालों को जागरूकता भी फैले। एक तो यह। दूसरा, इतनी जागरूकता सिर्फ वो नहीं है, सफिशिएंट नहीं है कि हमने जागरूक कर दिया और हमेशा हमेशा के लिए अब तालाब साफ रहेगा। देखिए, हम आप घर भी बनाते हैं तो घर में तो हमारे में कोई आके कूड़ा नहीं डालता है, फिर भी हम अगर 2-4 महीने के लिए, 1 महीने के लिए बाहर चला जाए तो उसमें इतनी ज्यादा गंदगी हो जाएगी कि हो सकता है आप अंदर से अपने घर को पहचाने ही ना। तो किसी, चाहे वो तालाब है या घर है या हमारा ऑफिस है, रेगुलर मेंटेनेंस जरूरी है। ऐसा कोई दुनिया में विधि नहीं है कि एक बार तालाब को साफ कर दें और वो सदा सदा के लिए अब साफ रहेगा।
घास होनी है तो वो होगी, वो नेचुरल प्रोसेस है। जलकुंभी होगी तो वो होगी। कूड़ा थोड़ा बहुत उसमें आएगा ही, जो नेचुरल प्रोसेस है उसको हमें प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। अब हमारा कोशिश है कि हम तालाब को सेल्फ सस्टेनेबल बनाएं। तालाब की साफ सफाई, देखिए अगर गांव में से 2 लोगों को तालाब की साफ सफाई से फायदा हो रहा है तो वो लोग क्यों नहीं करेंगे। एक तो ये कि हम जिस कॉर्पोरेट से भी हम मदद मांगते हैं तालाब को रिवाइव करने के लिए, हम उनसे 2 साल तक 1 साल तक उनके मेंटेनेंस का भी प्रयास करते हैं कि वो मेंटेनेंस का भी हमें मदद करें, चाहे 1 साल तक 2 साल तक, ताकि लोगों को आदत पड़े एक साफ सफाई की, तालाब कैसे साफ रह सकता है या उसका मेंटेनेंस कैसे किया जा सकता है आसानी से। दूसरा प्रयास हम करते हैं कि गांव वाले, बहुत सारे गांवों में ऐसे हैं कि जो लोग मत्स्य पालन में बड़े माहिर हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये क्या नाम है, ये वाटर नट्स जो होते हैं उसमें है, कुछ लोग कमल ककड़ी में बड़े माहिर है करने में। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो तालाब में उगाई जा सकती हैं या फिर उनसे एक्वाकल्चर की जा सकती है। तो ऐसे लोगों को भी हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप तालाब में अगर एक्वाकल्चर करते हैं तो इससे 2 फायदा होते हैं। आपकी एक तो फैमिली चलती है, आपका पूरे परिवार का भरण पोषण हो सकता है इस तालाब से। दूसरा, उसी तालाब, आपको अगर 100 रुपए की इनकम हो रही है तो आपको 5 रुपए उस तालाब के मेंटेनेंस में खर्च करने में कोई जोर नहीं पड़ेगा। देखिए आजकल आप खुद अखबार में खबर लिखते हैं कि एक तालाब का अगर एक थोड़ा सा मेंढा भी काट लेता है पड़ोसी तो उसके ऊपर गोलियां चल जाती है, कई बार मर्डर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि तालाब उस खेत का, उस किसान का डायरेक्ट संबंध है, उसकी इनकम आती है। अगर मैं खुद आपके खेत पे जाके फावड़ा चला लूं तो आप, हो सकता है आप मुझे, मेरे साथ भी वैसा ही सलूक करें, क्योंकि आपकी उससे इनकम जुड़ी है। क्या गांव के जो तालाब है इसका किसी से डायरेक्ट बेनिफिट है? और मैं कहता हूं कि गांव, दूसरे लोग आके कबाड़ा फेंकते हैं और गांव के लोगों में इतनी भी अकल नहीं है कि वो विरोध करें। मैं पूछता हूं क्यों विरोध करें? पहले लोग विरोध करते थे क्योंकि उनका डायरेक्ट उस पे डिपेंडेंसी थी। वो अपनी छत पक्की करने के लिए उनको मिट्टी की जरूरत थी, वो उसी तालाब पे डिपेंड थे। उनको घर बनाने के लिए मिट्टी की जरूरत थी, उसी तालाब पे डिपेंड थे। उनको भैंस निलाने के लिए जरूरत थी, उसी तालाब पे डिपेंड थे। तो उस टाइम पे लोगों का, गांव वालों का और तालाब का डायरेक्ट रिलेशन था, इसलिए तालाब, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो तालाब को कब्जा ले, क्योंकि पूरा गांव आके खड़ा हो जाता था कि आप कैसे कब्जा सकते हैं, हमारी रोजी रोटी जुड़ी हुई है, हमारा घर, हमारी भैंस, हम खुद नहाते हैं, पानी ले जाते हैं, हमारा खेत होता है। तो हम चाहते हैं, अब हम प्रयास कर रहे हैं कि बार बार हमको मेंटेनेंस ना करना पड़े या बार बार कि तालाब इस तरह से गांव वालों का डायरेक्ट एक तालाब पे डिपेंडेंसी जुड़े। पूरे गांव की नहीं जुड़ सकती, लेकिन 1-2 परिवार की तो जुड़ सकती है। अगर 2 परिवार उसमें मिलके एक्वाकल्चर फार्मिंग कर रहे हैं तो उससे उनका डायरेक्ट बेनिफिट है। अब अगर कोई तालाब को गंदा करना भी चाहेगा तो वो नहीं होने देंगे, क्योंकि अब तालाब गंदा होता है या कब्जा होता है तो अब उनका फाइनेंशियल लॉस होता है। सही बात है। मुझे याद है यार, बचपन में जब हम लोग गांव में थे तो घरों की छतें सब कच्ची हुआ करती थी। गेहूं की फसल कटने के बाद 5-7 दिन लोग आराम करते थे, उसके बाद क्योंकि मानसून आता था तो छतें पक्की करने के लिए गांव के तालाब से जाके मिट्टी खोद के सब छतों पर डालते थे। इसके अलावा गांव में सन, जिससे जो है रस्सी बनाई जाती है, वो तालाब में दबाया जाता था और पूरा गांव मिलके जो है चारों तरफ अपना दबाता था और फिर सन उखाड़ता था। उसी से गांव की जो चारपाई होती है वो बुनी जाती थी। तो ये बात सही है कि जब आपका तालाब से कनेक्शन खत्म हो गया, आपकी डिपेंडेंसी तालाब पे नहीं रही है, आपके यूज का तालाब नहीं रहा, आपके घर पक्के हो गए, आपका खेती का मॉड्यूल चेंज हो गया, आपके घर में पशुओं की संख्या कम हो गई, पशु हैं तो आप अपने घर में खुद समरसीबल लगा के अपना जो है वहां नहला रहे हैं, तो तालाब के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, तो फिर तालाब की जरूरत भी क्या है। बिल्कुल सही रामवीर। तो विक्रांत भाई ये बताओ कि अभी बड़ी दुखद एक समाचार आया, सुंदरलाल बहुगुणा जी चले गए, तो एक जो देश का इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म है उसको बड़ा नुकसान पहुंचा जी। मैं, क्योंकि आप 1 डिकेड से इसमें काम कर रहे हो, बहुत लोगों से आपके लगातार संपर्क होते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि फिलहाल इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल जो एक्टिविज्म है वो देश में किस लेवल पे है, क्या स्टेटस है उसका?
जी, पंकज भाई आपने बहुत ही सही विषय यहाँ छेड़ा है, क्योंकि सुंदरलाल बहुगुणा जो उनके बारे में दूसरा कोरिलेट करने की कोशिश की कि आज का जो एक्टिविज्म है वो किस तरफ जा रहा है। तो सुंदरलाल बहुगुणा जी का जो एक्टिविज्म था, जो गांधीवादी उनका तरीका था पर्यावरण को बचाने का, समाज को बचाने का, और जो हमारी विरासत या धरोहर है, जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है एनवायरमेंट या फॉरेस्ट के लिए, जो उत्तराखंड में देखने को मिलता है और भारत के कई राज्यों में ट्राइबल्स एरिया में भी देखने को मिलता है, जो आम लोगों का नेचर के प्रति जो जुड़ाव है। तो कहीं ना कहीं सुंदरलाल बहुगुणा हमारे लिए एक प्रेरणा है। उनका बेशक उनका स्वर्गवास हो गया, लेकिन आज भी हम उनके विचारों को एक तरह से हमारे साथ बने हुए उनके विचार, और उसी परिकल्पना के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि हम भी चाहते हैं कि गांधीवादी तरीके से ही पर्यावरण की जो चुनौती है, जो पर्यावरण का संकट है, उससे उबरा जाए। क्योंकि हमारी भी कोशिश रहती है पंकज भाई, बहुत मजबूरन ही हम कोर्ट जाते हैं, क्योंकि कोर्ट जाने से जरूरी है कि हम मिल बैठ के बात करें, समाज के बीच में रह के उन्हें समझाने की कोशिश करें। लेकिन आज का माहौल थोड़ा सा विपरीत हो गया। अगर आप जाकर के बिल्डर के यहाँ रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पानी बर्बाद मत कीजिए, बिल्डर के यहाँ तो दूर की बात, आप पड़ोसी के यहाँ जाकर के करेंगे तो हथियार चलने की और डंडे चलने की नौबत आ जाती है। तो गांधीवादी तरीका बिल्कुल आज भी कारगर है और जब तक दुनिया रहेगी कारगर रहेगा। लेकिन ये आज के एक्टिविज्म में ये भी चुनौती बनी हुई है। तो सुंदरलाल बहुगुणा जी हमारे आदर्श हैं। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है सुंदरलाल बहुगुणा जी की, जो मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा। जैसे कई बार कॉन्फ्रेंस वगैरह में, मीटिंग में हम लोग उन्हें देखते थे, सुनते थे, तो वो इस एक बात पर बहुत जोर देते थे कि भाई मेरे बारे में ज्यादा बात मत करो, पर्यावरण के बारे में करो। क्योंकि कई बार एक औपचारिकता होती है कि कोई बड़ा चेहरा है या कोई पर्यावरणविद है, सामाजिक कार्यकर्ता है या किसी भी फील्ड का कोई दिग्गज है, तो उसके बारे में बातें की जाती है। जब कोई शुरू हो रहा है प्रोग्राम या उनके बारे में बताया जा रहा है, तो वो इस बात पर बहुत वो करते थे। नहीं, ऐतराज था उनका कि मेरे बारे में कम चर्चा कीजिए, एक लाइन में, एक शब्द में डिस्क्राइब कीजिए, उसके आगे पर्यावरण की बात करें, पर्यावरण संकट की बात करें। तो यहाँ हम पे आज की पीढ़ी के पर्यावरणविदों को, जो हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे जैसे और सैकड़ों युवा पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं भारत वर्ष में, उनको वहां से सीखने की जरूरत है। और जहां तक पंकज जी आपने बात कही कि आज का एक्टिविज्म किस तरफ जा रहा है, क्योंकि 10 साल से मैं देख रहा हूँ पंकज जी, आज का जो एक्टिविज्म है वो जमीन से उठ करके दूसरी तरफ जाता जा रहा है। ये बेहद महत्वपूर्ण बात है कि पर्यावरण के आंदोलन, जल का आंदोलन, वृक्षों का आंदोलन और जमीन और जंगल का आंदोलन जमीन और जंगल में ही होना चाहिए। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम उसे इंटरनेट के माध्यम से चलाना चाह रहे हैं। हमारी मतलब इस ज्यादातर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ज्यादातर पर्यावरणविद, हालांकि लॉकडाउन के समय में ये मजबूरी हो सकती है कि जमीन पर जाना मुश्किल है, लेकिन आजकल पेशेंस नहीं है और आशावादी नहीं रहे हैं ज्यादातर एक्टिविस्ट, और पेशेंस होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं देखता हूँ कि आज हमारे पास फोन आते हैं, अलग अलग हिस्सों से फोन आते हैं किसी पर्यावरण के संकट के बारे में, किसी पॉल्यूशन के बारे में। तो आजकल क्या है, ज्यादातर लोग कोशिश करते तुरंत रिजल्ट आ जाए। जबकि पंकज जी आपने भी देखा था, हम 2010 से भूजल दोहन को रोकने के लगे थे, 2013 में जाके हमें एक इंटरिम रिलीफ मिला, एनजीटी ने रोक लगाई और आज तक उस पर काम जारी है। लेकिन आज की पीढ़ी इतना पेशेंस नहीं रखती। मैं भी हालांकि आज की पीढ़ी का ही हिस्सा हूं, लेकिन मैंने ये देखा है कि पेशेंस कम है। तो आज के एक्टिविज्म में जो कमी दिख रही है वो पेशेंस की कमी दिख रही है, और आशावादी थोड़े से कम हो गए हैं लोग। जैसे बहुगुणा जी ने कही है एक बात, अभी जब मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, उनके शरीर पूरा होने के बाद जो तमाम इंटरनेट पे उनके बारे में वीडियो आई, तो उन्होंने कहा था कि एक एक्टिविस्ट को, एक सुधारवादी व्यक्ति को आशावादी होना बहुत जरूरी है। अगर हम हताश हो जाएंगे कि बिल्डर तो पानी की बर्बादी रोक ही नहीं रहे हैं, हमारा पड़ोसी ही समरसेबल को बंद करने को तैयार नहीं है हमारे 10 बार हाथ जोड़ने पर, तो हम क्यों पर्यावरण का आंदोलन करें? क्या हम इसमें आगे सफलता पाएंगे जब हम अपने घर में ही लोगों को नहीं रोक पा रहे हैं? तो यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अपने जो दर्शक हैं, जो पर्यावरण में काम करना चाहते हैं इस विषय पर, कि हमें पेशेंस रखना होगा और हमें साइंटिफिक तरीके से चीजें बढ़ानी होंगी। क्योंकि कई बार पर्यावरण के बचाव के लिए हम जो काम कर रहे हैं वो पर्यावरण के विरुद्ध जा रहा है। तो इस पर भी हमें फोकस करना होगा कि हम विज्ञान को सामने रखें, विज्ञान परक बात करें जो कि प्रैक्टिकल भी हो,
तब जाकर के हम जो गांधीवादी पर्यावरण बचाने का तरीका है हम उसको अडॉप्ट करें, और तभी इस पर्यावरण के संकट से उबरा जा सकता है। और पंकज जी, लास्ट में मैं इस सवाल के जवाब में ये कहना चाहूंगा कि अभी इस समय हमारे सामने ना पर्यावरण के संकट की जब बात आती है तो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जिसे कह सकते हैं वो एक बड़ा थ्रेट आ रहा है। जो अगली जो महामारी आएगी या जो अगला जो संकट आएगा, जो हमें लगता है विश्व के सामने, वो ग्लोबल वार्मिंग आएगा। जिस तरह से समुद्र का तल बढ़ेगा और जिस तरह से मालदीव जैसे या मुंबई जैसे या तमाम ऐसे देश है जो समुद्र के किनारे हैं, वहां बाढ़ आ सकती है, वो तबाह हो सकते हैं। तो इस संकट से उबरने के लिए जो तैयारियां हैं हमारे विश्व स्तर पर, लोकल स्तर पर, वो नाकाफी हैं। तो आज का जो एक्टिविज्म है वो केवल टॉक तक सीमित रह रहा है पंकज। जैसा आपने कहा कि भाई क्या अलग है आज के एक्टिविज्म में, किस तरफ जा रहा है। तो पंकज जी, इंटरनेशनल लेवल पर आप देख रहे हैं लगातार, अभी गिटनोडा एक्सपो मार्ट में भी यूएन की बैठक हुई थी लॉकडाउन से कुछ पहले, वहां भी टॉक, हर जगह टॉक ही टॉक हो रही है। डेवलपिंग कंट्रीज जो है अड़ गई हैं कि हमें डेवलप कंट्रीज सहायता दे, आर्थिक सहायता दे, हम ग्रीन हाउस गैसेस के एम्बिशन को तभी कम करेंगे। और तमाम चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन जमीन पर काम हमें कम दिख रहा है। तो हमें टॉक से जमीन पर आना होगा, टॉक और डिस्कशन से बाहर निकलना होगा, वो भी एक हद तक जरूरी है। लेकिन केवल टॉक और डिस्कशन तक ही बातें रह जाए तो इस तरह हम पर्यावरण के संकट से नहीं उबर सकते। मतलब टॉक्सिटी बढ़ती जा रही है तो उसके साथ साथ टॉक की बढ़ती जा रही है, लेकिन टॉक्सिटी खत्म करने के लिए कुछ जो है कम हो रहा है। तो बहुत ही आज हम लोगों का ये जो डिस्कशन है बहुत गंभीर हो गया। तो रामवीर, अब हम आपके पास आते हैं और कुछ ऐसा बताओ यार हल्का फुल्का जो आपने अपने पूरे इस मूवमेंट के दौरान फील किया हो, महसूस किया हो, कोई सक्सेस स्टोरी, कोई अपना संस्मरण जिसको लेके आपको मन अंदर से जो एकदम खुश भी होता हो, गुदगुदाता भी हो, ऐसा लगता हो कि यार क्या गजब की घटना हुई। और बिल्कुल पंकज जी, देखिए ये तो काम ही ऐसा है, इसमें हमेशा गजब की घटनाएं होती हैं, सिर्फ बिना गजब के काम चलता भी नहीं। तो ऐसा बहुत सारे विषय हैं। देखो, ऐसे हमने बहुत सारे तालाब किए हैं। अगर मैं उदाहरण दूं तो एक चौगानपुर का गांव तालाब है, अभी आपके ऑफिस से ज्यादा दूर नहीं, 10-20 मिनट के ट्रेवलिंग पे ही है। हाँ। तो वहां पे जब हम गए थे तो गांव वालों से हमने जब संपर्क किया था, खुद गांव वालों ने हमसे, तो वो कहते थे कि हमारी जो गाय भैंसे हैं वो जैसे तालाब में जाती हैं तो वो फंस जाती हैं। अभी भी जिले में 100 से ज्यादा तालाबों को मैं ऐसे देखे हुए हैं कि जिनकी यही स्थिति है कि उनमें अगर कोई गाय भैंस घुस जाए तो वो मर जाती है या फंस जाती है, रस्सियों से निकालनी पड़ती है। तो जब हम 2 साल तक मैंने प्रयास किया और 2 साल बाद एक कॉर्पोरेट ग्रुप है HCL फाउंडेशन, तो उनकी मदद से फिर उस तालाब के पुनर्जीवन के लिए हमें मदद मिली और एक ग्रीन यात्रा NGO के मदद से उसको पुनर्जीवित किया। तो वहां पे गांव वालों की मैंने काफी वीडियो रिकॉर्डिंग की जो 80 साल के थे, 70 साल के थे। तो बहुत सारे जैसे थे, एक माँ जी थी, जिसमें उनसे डिस्कस कर रहा था कि दादी जब आपकी शादी होके आई थी तो तालाब कैसा था। तो कह रही थी जब हम शादी होके आए थे तो तुम्हारे बाबा और ये सारे लोग जो है इसमें खूब नहाते थे। मैंने बाबा से पूछा कि बाबा तुम बताओ, तो वो कह रहे थे हमारे कई बार ठन्नी चवन्नी इसमें गिर जाती थी तो हमें दिखती थी वो। हाँ। लेकिन आज तो ऐसा हो रहा है हम खुद गिर जाएं तो तुम्हें जो ढूंढे से नहीं मिलेंगे हम। तो ये जो है तालाबों की स्थिति यहाँ पे वैसी है कि अगर हमारी गाय भैंस तो का आदमी गिर जाए, तो उसमें एक रौनी गांव का हमने तालाब किया था, उसमें पता चला कि 2 बच्चे जो है खेलते खेलते उसकी तरफ चले गए और वो इतनी दलदल थी कि वहां पे फंस के उन्होंने दम तोड़ दिया। तो ऐसे तालाब हैं, लेकिन हमारा सच में मन खुश हो जाता है कि जब आज उन्हीं तालाबों के किनारे पे लोग कुर्सियों पे, पत्थर की कुर्सियों पे बैठ के जो है आपस में बात कर रहे होते हैं। वही बच्चे आज तालाब में उछल उछल के नहा रहे होते हैं, वही गाय भैंस उस तालाब में पानी पीकर उसके किनारे पे चल रही होती है। तो ये सच में मन को संतुष्टि देने वाले सीन होते हैं कि आपने 2 साल पहले ये तालाब कैसा देखा था और अभी आप इस तालाब को कैसा देख रहे हैं। भविष्य की पता नहीं कि उस तालाब के साथ क्या होगा। हो सकता है अथॉरिटी उसको कब्जा के किसी बिल्डर को दे दे, हो सकता है गांव वाले खुद उसको कब्जा लें, क्योंकि हमारे पास कोई प्रशासनिक शक्ति तो है नहीं, ना हम बिल्डर को रोक सकते हैं ना गांव वालों को रोक सकते हैं उसको कब्जाने से। लेकिन यह कि अगर वो सुरक्षित रहे और इसी हिसाब से रहे तो गांव की शोभा भी बढ़ाता है, गांव का इकोसिस्टम भी वो डेवलप करता है और गांव में जो एक
आज हम उधर भागते हैं, केरल की तरफ भागते हैं, है ना। आप बहुत सारे हमारे ग्रेट नोएडा कम से कम 1000 लोग डेली मतलब प्रति वर्ष केरल में जाते होंगे, और वो केरल में वो सिर्फ ये देखने जाते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी वाटर बॉडीज हैं, खजूर के पेड़ हैं, नारियल के पेड़ हैं। मैं कहता हूँ केरल से ज्यादा सुंदर वाटर बॉडी अपने ग्रेट नोएडा में सूरजपुर वेटलैंड है, आपने भी देखी होगी, है ना। तो इस तरह तो हमारे गांव के तालाबों को भी केरल और असम की तरह सुंदर बनाया जा सकता है। तो विक्रांत, तुम्हारे तो संस्मरण कई जो है बड़े संगीन भी हैं, लेकिन कोई अच्छा संस्मरण बताओ जिसको बड़ा मतलब पॉजिटिव वे में लिया जा सकता हो। एक्चुअली काफी चीजें हैं, तो अचानक मुझे भी याद नहीं आ रही, क्योंकि रोज आए दिन ऐसे संस्मरण आते रहते हैं। लेकिन हमारे सामने जो ओवरऑल मैं कहना चाहूंगा, जो ओवरऑल रिएक्शन है इस पर्यावरण के काम को लेकर, वो ये है कि समाज बहुत ही क्रिएटिव है, समाज बहुत ही आशावादी है, और समाज में आप जब चाहे परीक्षण के लिए आप जा सकते हैं, जब चाहे आप सुधारवादी सोच को लेकर के और समाज के बीच जा सकते हैं। समाज एक तरह से वेलकम करता है, क्योंकि और ये बात रखनी जरूरी, क्योंकि पंकज जी आप देख रहे हैं हर जगह ये निराशावादी माहौल बना हुआ है कि भाई कौन मान रहा है, कौन किसकी सुन रहा है। लेकिन ये हमारे तरीके पर डिपेंड करता है। जब 2012-13 की बात है, जब मैं इस काम में मेरी शुरुआत ही हुई थी, तो मैं कई बार ऑफिसर्स से बात होती थी, जो अच्छे ऑफिसर्स थे, जैसे नेहरू युवा केंद्र संगठन से जुड़ा हुआ था मैं, तो वहाँ भी बात हो रही थी एक सीनियर ऑफिसर से। तो उन्होंने ये कहा था कि विक्रांत, मैं कई पर्यावरणविदों को, कई बड़े सामाजिक व्यक्तियों को जानता हूँ जिन्होंने बड़े समाज सुधार किए हैं, चाहे वो जल पुरुष राजेंद्र जी हो या और हो। उन सज्जन ने कहा, उन अधिकारी ने मुझसे कहा, और वो ये कह रहे थे कि देखिए, किसी ने भी शिकायत नहीं करी कि हमें सरकार कोऑपरेट नहीं कर या हमें समाज कोऑपरेट नहीं कर, क्योंकि मैं उनसे कह रहा था जी हम कैसे रिजल्ट दें, ना तो हमें डीएम साहब सुन रहे हैं, ना सीडीओ सुन रहे हैं, ना ही समाज की ओर से कोई बहुत पॉजिटिव हमें वो मिल रहा है। तो उन अधिकारी महोदय ने ये कहा मुझसे, जो मुझे यहाँ मेंशन करना चाहिए स्मरण के तौर पर, कि भाई किसी ने आज तक ये बात नहीं रखी, जो भी अच्छे काम कर चुके हैं वो बिल्कुल भी ऐसे निराशावादी बात नहीं करते। तो आप इस पर फोकस करो कि क्या काम करना है, कैसे करना है, और उसको रेगुलर करते रहो। तो यही बात मैं अपने जो नए पर्यावरणविद आ रहे हैं और जो नए सामाजिक कार्यकर्ता उभर रहे हैं हमारे समाज में, और देश भर में लगातार लोग एक्टिव है। आजकल तो पंकज जी 10वीं क्लास से 8वीं क्लास से ही बच्चे क्लाइमेट चेंज की बात, पर्यावरण की बात या पेड़ों को कटने से बचाने की बात कर रहे हैं। तो उनसे मैं यही कहना चाहूंगा, यही मेरा ओवरऑल कंक्लूजन है कि बिल्कुल आशावादी रहें और बुराई से दूर रहें और अपना काम रेगुलर करते रहें, तो आपको कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, आप अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आ सकते हैं। और पंकज जी, कंक्लूजन के तौर पे मैं यहाँ एक और चीज जोड़ना चाहूंगा जो हमारे इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है, क्योंकि ट्राई सिटी का जो फोकस है वो 3 शहर हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण। तो यहाँ पर घर घर में जो भूजल की बर्बादी होती है, इसको लेके इसमें क्या दिक्कत आ रही है और ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों लोग जो है कई बार नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसके पीछे हमने डिस्कशन करके या और कई जगह से ये बात सामने आई कि पंकज जी हो क्या रहा है कि एक आम धारणा है, एक ह्यूमन टेंडेंसी है, वो भारत में ही नहीं, वो दूसरे जगह पे भी हो सकती है, कि जो चीज हमें दिख नहीं रही उसे हम इन्फिनिटी से जोड़ लेते हैं, मतलब वो अनंत है। कोई चीज हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही, जैसे ग्राउंड वाटर है, भूजल है, तो भूजल हमें दिख नहीं रहा, सीधे सीधे आंखों से कोई जमीन के पानी को नहीं देख सकता। जो आंकड़ों पे गौर करेगा, ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट जाएगा, वहां देखेगा कि पीजोमीटर की क्या रीडिंग आ रही है, कि भूजल स्तर किस तरह नीचे जा रहा है, उसको समझ में आएगा। तो आम धारणा है कि जो चीज दिख नहीं रही उसे इन्फिनिटी से जोड़ते हैं। तो हमारे समाज में ज्यादातर की यही सोच है कि जब नीचे पानी दिख ही नहीं रहा, कितना नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब ही अथाह भंडार है। तो हमें लोगों को जागरूक करना है कि ये जो जल भंडार है, जो ग्राउंड वाटर है, ये सीमित है, ये असीमित नहीं है। जिस दिन हम इस बात को उन्हें समझा देंगे और जिस दिन हम उन्हें ऑल्टरनेट दे देंगे कि समरसेबल का विकल्प है, या तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सप्लाई हो या अथॉरिटी की सप्लाई हो पानी की, तो धीरे धीरे लोग इसे बदलेंगे। अदरवाइज ये टेंडेंसी चलती रहेगी और पानी की बर्बादी होती रहेगी। धन्यवाद। तो
आज ये पोल काफी लंबी हो गई, दर्शकों को थोड़ा सा लगेगा कि ये लोग बतियाते ही जा रहे हैं। हालांकि एक बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील बिंदु है जिसे मैं इस पोल के साथ जोड़ना चाहता था, लेकिन अभी बैठे बैठे मेरे दिमाग में आया कि इसको लेके मैं आप लोगों के साथ, खासतौर से आप दोनों लोगों के साथ एक अलग जल्दी ही दोबारा रखूंगा बातचीत, जिसमें हम करेंगे हिंडन नदी को लेकर। न केवल गौतम बुद्ध नगर बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेती बाड़ी, संस्कृति, ग्रामीण गांव सबके लिए जीवनदायिनी नदी थी जो मृत प्राय अवस्था में पहुंच चुकी है। तो वो अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट हो सकता है, तो इसलिए उस पर आप और मैं और रामवीर जो है कुछ अंतराल के बाद बात करेंगे। तो विक्रांत, आज आप लोग आए, रामवीर भाई आप आए, बहुत अच्छा लगा। साथ ही मैं लोगों को बता दूं कि रामवीर का कैमरा जो था वो सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो मजबूरी में हम रामवीर का फोटो उनकी ऑडियो के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर एक बार फिर हम लोग आपस में मिलेंगे और इन तमाम मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये बातें थोड़ी बोझिल होती हैं, लेकिन जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है, जैसा विक्रांत और रामवीर ने कहा कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पानी ना बर्बाद करें, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी वाटर बॉडीज को सिक्योर रखें, हमें कोशिश करनी चाहिए कि बिना वजह हम पानी खराब ना करें। और एक विक्रांत ने बहुत महत्वपूर्ण बात थी, वो रामवीर ने भी कही, टोकने वाली बात। हो सकता है कि आज के जमाने में टोकने से समस्याएं बढ़ जाती हैं, लेकिन एक गांधीवादी तरीके से, एक पोलाइट मैनर में हम पानी बर्बाद करने वाले लोगों को टोक सकते हैं। तो इन्हीं के साथ, इन्हीं बातों के साथ मैं सभी लोगों से इजाजत लेना चाहूंगा। विक्रांत भाई, रामवीर जी, नमस्कार। आप दोनों लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।